वेलकम गाइस, आप सबका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया और वो है भारत की अनुसूचियों के बारे में। भारत की जो अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों का वर्णन किया गया है उसको हम सीखेंगे आज। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्रम से, जैसे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, अभी 12 अनुसूचियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे याद करें। तो कंटिन्यू याद करना है। कोई भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में दल बदल से संबंधित व्यवस्था दी गई है, या भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। तो इसके तरीके आपको थोड़ा ऐसे याद नहीं होगा कि कौन सी अनुसूची है। तो कंटिन्यू याद करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने ये वीडियो एक लेके आया, जिससे आपको तुरंत ही 5 मिनट में आपको वो याद, एक बार आपने देख लिया वीडियो अच्छे से तो 5 मिनट में ही आपको याद हो जाएगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप याद समझ जाएंगे कि कैसे ये जो अपनी अनुसूचियां हैं उसको याद करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है, तो वो है अनुसूचियों के बारे में, भारत की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को हम एक सिंपल वे से समझेंगे, और एक बार अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो ये अनुसूची आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक आपको ट्रिक बताता हूँ। उन इस ट्रिक को अगर आप ध्यान रखते हो, ठीक है ना, इन ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो, यानी ये मैं यहाँ पे एक ऐसी पंक्ति बताऊंगा जिसके अगर आपको याद कर ली तो इसका मतलब आपका हो गया है क्लियर जो टॉपिक जो बताने वाला हूँ। तो जैसे आपको याद रखना है, जो बता रहा हूँ आपको एक फॉर्मूले की तरह याद रखना है कि एस एस और एस टी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, या इसको ध्यान रखना अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो पहले ही बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए, एस और एस टी जनसभा, एस और एस टी के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एस और एस सी या एस टी, जैसे भी आप पहला अगर स्टार्टिंग है तो एस सी याद कर लें इसको, क्योंकि आपको याद करने के लिए एक सिंपल भी होना चाहिए, तरीका होना चाहिए जिससे आपको याद हो जाएगा। एस और एस सी जनसभा से जनसभा से, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके पहले जनसभा से बदला। ये हमारी एक ट्रिक है या एक पंक्ति है जिससे आप पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां है वो पक्का याद कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको समझना है। अब जैसे ये एक लाइन है, अब ये लाइन, बहुत सी ऐसी लाइनें होती है, लेकिन अगर वो कोई लाइन का अर्थ हो तो वो याद रहती है, वरना ऐसी अगर कोई अच्छा सवाल है या अच्छी पंक्ति जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन उस लाइन का अगर इंपॉर्टेंट महत्व नहीं है, उस लाइन का अर्थ नहीं है, तो फिर वो एक पंक्ति, एक लाइन है, वो याद नहीं रहती है। तो इसलिए पहले इस पंक्ति को समझ लो। एस और एस जनसभा से, एस और एस जनसभा से बदला पंचनगर। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एस और एस जनसभा से बदला पंचनगर। अब इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो जनसभा है, एस और एस, ये दो जनसभा है। इन दो सभा से बदला पंचनगर। इन दो सभा ने, यानी इन दो सभा ने किसको बदल दिया? पंचनगर को बदल दिया। इंपॉर्टेंट मतलब समझ में आ गया ना, एक लाइन का अर्थ आ रहा है, एक लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो देख लीजिए, एस और एस जनसभा, यानी दो सभा है, एस और एस, इन दो सभा से बदला, क्या बदल गया? पंचनगर। तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से कि एस और एस पंचसभा। एस और एस के बारे में बात करें तो एस और एस एक जनसभा है, एस और एस जनसभा से बदला पंचनगर। तो ये हो गई आपकी पंक्ति याद। अब इससे हम 12 अनुसूची कैसे याद करें, तो वो आप यहाँ पे कंटिन्यू देखना है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे हम जब इसको याद करें तो सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एस। क्या दिया हुआ है? एस। तो इस एस से पहली अनुसूची हमारे सामने आ जाएगी। एस से क्या आ जाएगा? पहली अनुसूची। तो कंटिन्यू आपको समझना है और इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। तो पहली अनुसूची एस से हम याद रखेंगे स्टेट,
क्या याद रखोगे? स्टेट। यानी भारत के संविधान में अंतर्गत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, तो वो हो गई एस यानी स्टेट से। ठीक है ना, तो ये आपको इस सिंपल याद हो जाएगा, स्टेट। और तो देख लीजिए, पहली अनुसूची से कैसे याद रखना है, इस फॉर्मूले का एस लेना है, एस से हो गया स्टेट। क्या हो गया? स्टेट। तो इसका मतलब कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूची फर्स्ट है वह कौन किससे संबंधित है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित है उससे संबंधित प्रदेशों का, यानी केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में जो बात की गई है, जो उल्लेख है, वह अनुसूची 1 के अंदर है। और ऐसे यहाँ पे अपना पहला आ रहा है, तो याद समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करें दूसरे एस की, तो यहाँ पे ध्यान रखना, दूसरे एस को हम याद रखेंगे। दूसरे एस को हमें सिंपल से याद रखना है कि सिंपल क्या है, एस, एस फॉर सैलरी, एस फॉर सैलरी। ठीक है ना, एस फॉर सैलरी। अगर सैलरी से आप याद रखें तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना, सैलरी। अब सैलरी से आपको समझना है सैलरी व पेंशन, यानी जितने भी प्रमुख पदाधिकारी के तौर पे पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, यानी जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद हैं उनकी सैलरी और पेंशन के बारे में जो उपबंध, जो उल्लेख किया गया है, वह भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है। ठीक है ना, समझ में आ गया, दूसरी अनुसूची। तो यहां पे लिखना है आदि पदाधिकारी। आदि जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में कि भाई उनको कितना पेंशन दिया जाएगा, तो इन पदाधिकारियों से संबंधित इन पदाधिकारी का उल्लेख है वह कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है, अनुसूची नंबर 2। यानी दूसरी अनुसूची है वह किसके बारे में उपबंध की गई, यानी किसके बारे में बताती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रमुख पद, यानी इसके द्वारा शासन व्यवस्था में जो प्रमुख पद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश वगैरह, ऐसे अन्य आदि जो पद हैं उनकी सैलरी है, कह सकते हैं कि वेतन और पेंशन का क्या प्रावधान रहेगा, तो इसके बारे में जो वर्णन है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, अब ये तो हो गया यहाँ पे। अब आता है ओ। ओ से क्या मतलब है, क्योंकि तीसरा नंबर पे ओ है, तो ओ से आपको समझना है, मैं आपको बता देता हूं। ओ से हम समझेंगे ओथ। ओथ जिसको हम क्या कहते हैं, शपथ। इंग्लिश में तो हो गया ओथ और हिंदी में हो गया शपथ। तो अब सिंपल सा है, ओथ यानी जितने भी विभिन्न पदाधिकारी, इन पदाधिकारियों को जब वे पद ग्रहण करते तो शपथ लेते, तो भारतीय संविधान में उनके शपथ का वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 2 में जो पदाधिकारी उनके शपथ का वर्णन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न जो पदाधिकारी, जैसे हम बात करें कि कौन से पदाधिकारी जो प्रमुख पद हैं, जो प्रमुख पद वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, ये दिया हुआ अनुसूची 3। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 क्या वर्णन करती है, 3 वर्णन करती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत
जो भारतीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में जो वर्णन है कि उनकी शपथ का जो वर्णन जो जिस तरह से कौन सी लेंगे किस बारे में जो उपबंध किया जाएगा वो अनुच्छेद हो गया 3, ठीक है ना, सॉरी अनुसूची। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर। क्या बात करें हैं कि आर पे क्या होगा, तो देख लीजिए, तो इस तरह से यस कौन सा लेटर हो गया, 4 नंबर वाला हो गया। तो अब आर से आप क्या समझते हैं कि भाई आर को हम कैसे समझें, तो आपको ध्यान रखना है आर का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राज्यसभा। आर से मतलब हो जाएगा राज्यसभा। अब ये कैसे, तो ध्यान रखना है कि जैसे आपको पता होगा राज्यसभा में राजस्थान के कितने पदाधिकारी कितने प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, 10। उत्तर प्रदेश के सबसे हाईएस्ट बैठते हैं 81 या उसके आसपास। तो इस तरह से अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग व्यवस्था क्यों है, तो इनके बारे में जो विशेष रूप से जो वर्णन किया गया है कि भाई राज्यसभा में राज्य और संघ शासित के जो प्रदेश के प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा, यानी उनके प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई है वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची वर्णित करती है, यानी अभी हम जो बात करें वो 100वीं अनुसूची में आएगा। तो ध्यान रखना है राज्यसभा में राज्य एवं संघ, राज्य और संघ मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना। राज्यसभा में राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। तो ये कौन सी अनुसूची हो जाएगी, अनुसूची नंबर 4, ठीक है ना। 4वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 4वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की। वह किससे संबंधित है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेता हूँ ताकि हर एक आपको अच्छे से दिख जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 100वीं अनुसूची आ गई, और 100वीं अनुसूची किस बारे में समझा दिया, किस बारे में उल्लेख करती है कि भाई राज्यसभा में जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व किस तरह से होगा, उनका प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा, तो उसके बारे में भारतीय संविधान की अनुसूची 4 है वो वर्णित है और ये इसके बारे में समझाती है। फिर हम आ जाते हैं SC। यहाँ पे आपको ध्यान रखना SC, इस दोनों को एक साथ लेंगे तो ये SC के बारे में आपको ध्यान रखना है कि SC के बारे में क्या व्यवस्था है। तो मैं यहाँ पे इसको एज ए डायग्राम के तौर पे समझा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर पे हैं। और इस तरह आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरी लाइन की यानी पूरा SC है उसको हम 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो SC और ST, SC से यहाँ पे आ गया एक तो जातीय मतलब जो जनजाति अपने होती है, SC कौन सी, SC व ST। SC व ST के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है SC ST का जो प्रशासन कि उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। SC ST का प्रशासन एवं प्रशासन यानी ST SC के संबंध में कुछ विशेष व्यवस्था है, जो प्रावधान है जो किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। इस संबंध में SC ST के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में, नियंत्रण से संबंधी उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, 5वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची में ST SC से संबंधित उपबंध का वर्णन किया गया है। आगे समझ में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहां पे आपको ध्यान रखना है जनसभा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे जन और सभा। तो देखिए अब इस पूरे जन को हम यहाँ पे लेंगे, तो जन से अब यहाँ पे कैसे अनुसूची बनती है, ये 6ठी अनुसूची। तो आपको ध्यान रखना है जन से हम यहाँ पे समझेंगे कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं उनके संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है।
जनजातीय जो क्षेत्र है भारतीय संविधान में विशेष उपबंध किया गया, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। बार बार मैं इसको ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ध्यान रहे, क्योंकि पढ़ाते हुए उसका आपको विशेष तौर पे पता रहे कि किस लिए ये क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी उल्लेख, कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो नेक्स्ट नंबर आ गई अपनी 6ठी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 6ठी। तो आपको ध्यान रखना है कि जनजातियों संबंधी जो प्रशासन और जो अनुबंध जो व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, जनजातीय क्षेत्रों के संबंधी, ऐसे जनजातीय क्षेत्र तो उनके बारे में विशेष प्रावधान किया गया, विशेष व्यवस्था की गई है, तो वो उसका वर्णन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची में, ठीक है ना, 5 और 6। तो 6ठी अनुसूची की हम बात करें तो वो जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। फिर आता है नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, तो ये पूरा है। अब नेक्स्ट है जन, ये जन पूरा हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जन पूरा हो गया। अब आता है स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स, तो हम स से क्या समझते हैं, तो वो आप देखिए, स से आपको सिंपल सा है, क्योंकि आपको समझना है स यानी संघ, स से आप समझना संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो ये आपको ये तो पता होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है शक्तियों का विभाजन, कि केंद्रों के पास शक्ति क्या रहेगी, राज्यों के पास, और इस तरह से समवर्ती, यानी शक्तियों का जो विभाजन है वह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना, ये सूची है कि विषयों का उल्लेख, विषयों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, केंद्र राज्यों के बीच विषयों के संदर्भ में शक्तियों का विभाजन करती है। और ये भी कहा जा सकता है कि कौन सी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है कि उनमें कौन कौन से विषय होंगे। तो ध्यान रखना है कि इन शक्तियों का जो यानी अलग अलग ये है यहाँ पे सूची है, इनमें कौन कौन से विषय होंगे, तो इसके बारे में वर्णन में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के संदर्भ में है, 7वीं अनुसूची है, वो शक्ति के विभाजन के संदर्भ में अलग अलग विषय अलग अलग सूचियों के संदर्भ में है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, वो आपको समझना है भाषा, भा यानी भाषा, ठीक है ना। तो मेरा हिसाब से अभी यहाँ पे थोड़ी स्पेस जगह कम है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ ताकि यहाँ से लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अनुसूची और टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो देखिए अब ब की बारी आती है, ठीक है ना। तो ब की यानी भा, तो भा से मतलब होता है भाषा। क्या समझ में आएगा? भाषा, ठीक है ना। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना, भा यानी भाषा, तो ध्यान रखेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख है। वह कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो वह किया गया 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जैसे कहते हैं ना, अरे रसगुल्लों, ये बताइए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा संबंधी व्यवस्था दी गई है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी भाषा होगी, 22 भाषा है, तो इसके संदर्भ में कौन सी अनुसूची है वो बताती है। देख लीजिए 8वीं अनुसूची है, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं के उल्लेख की व्यवस्था है, उसके बारे में बताती है, उसका वर्णन किया गया है।
समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बने रहिए और आगे देखिए कि जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ वो नेक्स्ट हम यहाँ से देख रहे हैं से। अब हमारा नया यहाँ पे शब्द आ रहा है कि से क्या बनता है। तो देखिए से अब क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, आपको समझना है कि संपत्ति संबंधी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। से मतलब संपत्ति, तो से यानी संपत्ति। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम बात करें तो संपत्ति यानी भूमि वगैरह जो राजस्व है, तो संपत्ति संबंधी जो व्यवस्था है उसके बारे में जो बात कही गई है तो वो आप ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के भू राजस्व नीति वगैरह उसके संदर्भ में जो व्यवस्था की गई, यानी राजस्व या जो भारत है जब जरूरत पड़े तो भारतीय शासन व्यवस्था के द्वारा किसी की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है अगर राष्ट्र हित में हो। और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर यह व्यवस्था की गई, तो आपको ध्यान रखना है संपत्ति संबंधी विधियों का उल्लेख है। तो ये अनुसूची होगी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति का किस तरह से अधिग्रहण किया जा सकता है तो उसकी विधियों का उल्लेख है। वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है। तो प्यारे क्लास के स्टूडेंट जो आप समझ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप फोकस रहें, ठीक है ना। जो सम्मानित गण जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई कंपटीशन वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं या क्लास के स्टूडेंट हैं, जो भी है सभी के लिए बराबर है। तो इसलिए आप सभी को सम्मानपूर्वक अच्छे से इस वीडियो को देखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात आती है कि से मतलब हो गया कि से क्या है। से मतलब संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के संदर्भ में उल्लेख है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है। नेक्स्ट आता है बदला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे बदला से मतलब क्या है, तो बदला इस पूरे को ले लेंगे, ठीक है ना, इस पूरे शब्द को हम यहाँ पे लेंगे और इससे भारतीय संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची का उल्लेख आता है। 10वीं अनुसूची है, आपको ध्यान रखना है बदला, बदला मतलब दल बदल, बदला मतलब दल बदल। दल बदल से संबंधित कानून के भी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके दल बदल के संदर्भ में क्या प्रावधान है, ठीक है ना। तो दल बदल का कानून व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि दल बदल संबंधी भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो दल बदल संबंधी, यानी यहाँ पे कि भाई अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनके दल के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बीच में क्या था कि किसी एक बहुमत की वजह से सरकार है वो गिर जाती थी। तो इसलिए दल बदल की जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में क्या अपनाया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें दल बदल संबंधी जो व्यवस्था की गई है वह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, यानी 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये अनुसूची होगी 10वीं अनुसूची, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है, दल बदल के कानून संबंधी। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा बनाया आपको एक रसगुल्ले की प्लेट में यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, जिसको क्या करना है आपको हजम कर जाना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है 10 अनुसूचियों, तो आप समझ लिया। अब यहाँ से जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ, फिर भी आपको देखना है क्यों ये पंच यानी पंचायती राज। पंच का मतलब क्या होगा, पंचायती राज। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है। पंच मतलब इसको यहाँ पे समझेंगे पंचायती राज संबंधी जो व्यवस्था का जो उल्लेख है
पंचायती राज वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की। वह किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो भी उपबंध या व्यवस्था की गई है वह भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, और ये इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992-93 के अंतर्गत और 93 में लागू हुआ था, तो ये जो व्यवस्था है यानी जोड़ा गया कब है तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन हुआ तब इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से पंच यानी पंचायती राज से संबंधित जो कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। लास्ट है नगर, और ये हो जाएगी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है नगरीय स्थानीय स्वशासन से। ठीक है ना, और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन करके इस अनुसूची को जोड़ा गया था। यानी 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में वह नगरीय स्थानीय स्वशासन से है, मतलब नगर। यहाँ पे क्या हो गया आएगा नेक्स्ट? नगर। नगर से मतलब नगर पालिका। तो नगर पालिका या इसको कह सकते हैं कि नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में उल्लेख करती है? तो वो आपको सबको ध्यान देना है। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है जिसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, और इस तरह से ये जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिका यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनके जो 12th में है, जिनके पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उनके लिए तो है ही, और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लगभग सब में ये इम्पोर्टेंट है बराबर का। तो इसको याद रखना है, और मैंने पहले ही कहा था कि आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है और इस लाइन का अर्थ भी आपको समझते हुए करना है। एक लाइन अगर आपने याद कर ली तो पूरी की पूरी अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ वो कंटिन्यू याद हो जाएगी। तो पहली बार टाइम जरूर लगेगा, हर चीज़ सीखेंगे तो उसका टाइम लगता है, तो पहली बार इसको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लिया तो ये आपके दिमाग में कैचअप हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो इसलिए हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट इसी तरह एक अच्छा सा वीडियो, एक अच्छी सी ट्रिक के साथ एक नया लेसन लेके आएंगे। तब तक इससे संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो दूसरे को भी इससे फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको और ये इसी तरह के बहुत अच्छी वीडियो मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।